क्या कहती है मॉडर्न अप्रोच? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। जितने भी अकाउंट्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच देयर आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स। कैटेगरी 1 एसेट्स। ये जो मैं बना रहा हूं ये इसका टी शेप अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। तो पहली कैटेगरी एसेट्स। दूसरी कैटेगरी लायबिलिटीज, उसका टी शेप अकाउंट, मतलब जैसे होगा ना सबका एक अकाउंट बनेगा, कोई भी लायबिलिटी हो। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। कैटेगरी 1 एसेट्स, कैटेगरी 2 लायबिलिटीज, कैटेगरी 3 कैपिटल। Left hand side is the debit side, right hand side is the credit side. Category 4 revenues, and category 5 होते हैं हमारे expenses. Category 5 होते हैं हमारे expenses. When I say expenses, Yashika, am I talking about capital expenditure or revenue expenditure or both? Okay, Akshata, when I say expenses, am I talking about capital expenditure, revenue expenditure or both? Revenue expenditure. Very good, correct answer. नालायकों, expenses की definition क्या है? हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा था। एक्सपेंस के डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? याद दिलाता हूं आपको, आपकी याददाश्त बहुत ही कमजोर है। एक्सपेंस, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Okay. Expense is the cost incurred for generating revenue. Expense is a monetary measure of inputs. It is a value which has expired or exhausted during the year. तो expenses कौन से होते हैं? The benefit of which gets exhausted. Expenditure on goods and services, उसको expense बोलते हैं. For salaries, wages, rent, depreciation, bad debts. तो ये सब क्या थे? Capital expenditure या revenue expenditure? Revenue expenditure. तो expense और कुछ नहीं, क्या होता है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, ये समझ आ गया? Yes, sir. ठीक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है, द बेनिफिट ऑफ व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड। ना लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर तो एसेट्स में आ जाएगा ना, एसेट्स तो सेपरेट आ चुके हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेवेन्यूज किसकी बात हो रही है? रिसीट्स, कौन सी रिसीट्स? कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट? ये बात हो रही है रेवेन्यू रिसीट्स की। आपकी इनकम्स, आपके मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कुछ सोचो, 5 कैटेगरीज क्या होंगी कि सब कुछ कवर करना है? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, बचा क्या? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हो गए आपके खर्चे, रेवेन्यू हो गए आपकी इनकम्स। 5 कैटेगरीज के नाम समझ आ गए? कोई डाउट? No, sir. ओके। अब फर्स्ट स्टेप होगा ये आइडेंटिफाई करना, मैं आपको, हम खेलेंगे अभी एक छोटी सी गेम। मैं आपको अकाउंट का नाम बोलूंगा, आपको बताना है कि वो क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। तो अगर हमें ये क्लासिफिकेशन नहीं आती तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो पहले हम क्या क्लोज करेंगे, ये आइडेंटिफाई करना कि हमें पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा कि इन 5 कैटेगरीज में से कहां फॉल करेगा क्या जो भी अकाउंट हम डील कर रहे हैं। तभी तो आपको पता चलेगा कि उस पर रूल क्या अप्लाई होगा। अगर आप यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि उसका नेचर क्या है इन 5 में से, तो आप रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो चलो गेम शुरू करते हैं। तो 5 में से ही होगा आंसर तो कोई ना कोई। तो चलो बेटा, यहाँ भी पहला सवाल, लैंड एंड बिल्डिंग।
तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, साथ साथ लिखते भी रहते हैं। एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग। कैश इन हैंड एसेट, कैश इन हैंड, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी आपका एसेट हो जाएगा। ठीक है अक्षता, आपसे पूछूंगा 15 क्वेश्चंस। तो पहला सवाल, बैड डेट्स। सर एक्सपेंस। करेक्ट, बैड डेट्स हो गया हमारा एक्सपेंस। नेक्स्ट, कैरेज। एक्सपेंस। कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, ये सब हमारे खर्चे होते हैं। कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय। आप कभी टेम्पो से सामान मंगवा रहे हो, आप कभी ट्रक से सामान मंगवा रहे हो, आप कभी शिप से सामान मंगवा रहे हो, आप बाय एयर सामान मंगवा रहे हो, तो ये डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैं। ये सब क्या है? वेरियस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, वेरियस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। अब ये जो खर्चे होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनवर्ड्स, एक होता है आउटवर्ड्स। क्या हो सकता है लिखा हो कैरेज इनवर्ड, हो सकता है लिखा हो कैरेज आउटवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड। तो क्या है ये? वेरी गुड, सही पहचाना आपने, बोलो। तो ये इनवर्ड और आउटवर्ड खर्चे की डायरेक्शन नहीं बता रहे, सामान की डायरेक्शन बता रहे हैं। कैरेज इनवर्ड्स मतलब जब सामान आप खरीद रहे थे, सामान आपके पास आ रहा था, तब आपने कैरेज पे करी। कैरेज आउटवर्ड जब सामान आपके पास से जा रहा था, तब आपने कैरेज सेल्स पे जो आपने पे करी। सर ये क्या बात हुई? जब हमने सामान खरीदा तो ही हम पे कर रहे हैं, और जब सामान हम बेच रहे हैं तो भी हम पे कर रहे हैं। कह रहे हैं हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपने पे करी सामान खरीदते टाइम, तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, और अगर आपने पे करी सामान बेचते टाइम, तो उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, दोनों ही खर्चे होते हैं। अब वो तो टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है कि जब सामान बेच रहे थे तो क्या आप निगोशिएट कर पाए कि देखो भाई साहब ये एसी तो 30,000 का है, आपके घर पहुंचाने में 1,000 और लगेंगे, वो आप दोगे। तो फिर आपने उससे रिकवर कर ली। लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं तो 30,000 ही दूंगा, तो वो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो आपकी बुक्स में कब आएगी? जब आपको बेयर करनी पड़ी। तो कार्टेज इनवर्ड का मतलब होता है पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस। और कैरेज आउटवर्ड क्या है? ये भी पेड एट द टाइम ऑफ सेल्स। तो दोनों पेमेंट ही तो है, तो इसलिए दोनों खर्चे हो गए। कहानी क्लियर? चल सकते हैं आगे? यस सर। चलो सारा, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप बताओ इनमें से बैंक लोन किस कैटेगरी में आएगा? लायबिलिटी। गुड। आउटस्टैंडिंग रेंट किस कैटेगरी में आएगा सारा? लायबिलिटी। फिर से बोलो। लायबिलिटी। करेक्ट। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? लायबिलिटी। चाहे वो रेंट आउटस्टैंडिंग हो, सैलरीज आउटस्टैंडिंग हो, टेलीफोन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो, तो सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए यहाँ पे। आप करवा रही अक्रूड इनकम। हाँ अभी कराते हैं। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। आपने काम तो कर लिया बट पैसे नहीं दिए। तो करेक्ट आंसर है आशिका, अक्रूड इनकम इज एन एसेट। अक्रूड इनकम, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब एसेट्स होते हैं। अक्षता, अनअर्न्ड इनकम। लायबिलिटी। करेक्ट। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी।
सारा बताएगी। एक और बैड डेट्स, Liability. हमने थोड़ी ना किसी के पैसे देने, हमने तो पैसे लेने थे। So, asset. एसेट, हमने पैसे लेने थे, अब वो ना मिलने वाले। इररिकवरेबल डेट्स आर बैड डेट्स, कह रहे भूल जाओ इनको, ये पैसे नहीं मिलने वाले। तो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस, बैड डेट्स। एक्सपेंसेस हमारा नुकसान है ना, लॉस, लिखा हुआ है बैड डेट्स, वो जीजस हो तो चुका था बैड डेट्स। एक्सपेंस, बैड डेट्स रिकवर्ड, गुड। बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस, बैड डेट्स रेवेन्यू हमारे लिए एक इनकम जैसा होता है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कोई भी हमारी इनकम हो, क्लियर। कमीशन रिसीव्ड, हाँ मतलब अनलिमिटेड है बेटा, बट हाँ कोई भी हमारी इनकम है तो वो रेवेन्यू की कैटेगरी में आ जाएगा। तो व्हेन दे से रेवेन्यू, दे आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू इनकम्स, रेवेन्यू रिसीट्स। एक्सपेंसेस अलग से कवर हो चुके हैं। तो सर कैपिटल में क्या आता है? बेटा कैपिटल में एक तो खुद कैपिटल आता है और एक आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का भी नेचर क्या होता है? नेचर कैपिटल है, क्योंकि ड्राइंग्स क्या है? ओनर ने जो बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करे या सामान विड्रॉ करा। तो ऐसे लिस्ट एंडलेस है। मैं बस आपको आइडिया दे रहा था कि फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन, कि उनका नेचर क्या है। कर लोगे आइडेंटिफाई? Yes, sir. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखना। कलर चेंजेस टू पर्पल। when goods are purchased, when goods are purchased, ये goods क्या होते हैं अक्षता? Sir, in which we purchase to sell, करेक्ट। in which we deal. आइटम्स ऑफ ट्रेड, उसको बोलते हैं हम आइटम्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड मतलब जिसमें मैं डील कर रहा हूँ, बिजनेस, एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे थे, तो गुड्स जब खरीद रहे थे तो उसको स्टॉक में ऐड करते थे, तो इसीलिए वहां पे उसको एसेट माना जाता था। बट मैंने कहा था कि ये एक्चुअल अकाउंटिंग में नहीं होने वाला, वहां तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हर ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंट क्लोज हो रहा है, इसीलिए हम स्टॉक कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पे इसको स्टॉक माना जाता था, गुड्स या स्टॉक ऑफ गुड्स। वहां पे अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको एसेट माना जाता है, एक्चुअल अकाउंटिंग में ये एसेट नहीं है। फिर क्या है सर? व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, दे आर ट्रीटेड एज expenses, they are treated as expenses of the current period and not an asset. They are treated as an expense, not an asset. सर ऐसा क्यों? एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है? दोबारा देख लेते हैं, ध्यान से देखना। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. अमाउंट स्पेंट टू अर्न रेवेन्यू। तो आपने जो गुड्स खरीदे थे उसको बेच के ही तो मेन आपका रेवेन्यू जनरेशन होगा। उसमें एक आता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो सामान आपने बेचा वो आपने कितने का खरीदा था, यस और नो? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कुछ नहीं, जो आपने सामान बेचा वो आपको कितने का पड़ा, उसमें परचेज प्राइस भी आता है, एनी अदर एक्सपेंस इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर और परचेज द गुड्स। तो इसीलिए क्या हुआ? When goods are purchased, they are treated as expenses and not an asset. Clear? तो expenses का एक और एग्जांपल आ गया, purchases, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही when
goods are sold, when goods are sold, they are treated as revenue. ये तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू हुआ ना, सामान बेच के जो पैसा आया वो तो मेरा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. दे आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू ऑफ द करंट पीरियड एंड नॉट एज अ रिडक्शन इन एसेट, नॉट एज अ रिडक्शन इन एसेट. दे आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू. अब ध्यान से देखना, जब हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट में जाएगा, जब कंप्यूटर खरीदा तो ऑफिस इक्विपमेंट्स या कंप्यूटर में जाएगा, लैंड खरीदी लैंड में जाएगा. लेकिन जब गुड्स खरीदते हैं तो कौन से अकाउंट में जाएगा? तो एक नया अकाउंट क्रिएट होता है, परचेजेस अकाउंट. अकाउंट का नाम क्या हो गया? परचेजेस अकाउंट. व्हेन गुड्स आर परचेज्ड दे आर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस shown under परचेजेस अकाउंट. एक नया अकाउंट क्रिएट होगा, परचेजेस अकाउंट. और जब सामान बेचते हैं तो कहां शो करेगा? शोन अंडर सेल्स अकाउंट. एक नया अकाउंट क्रिएट होता है, सेल्स अकाउंट. तो जब हम सामान खरीद रहे हैं, सामान मतलब जिसमें आप डील करते हो, वो किस में दिखाया जाएगा? परचेजेस अकाउंट. जो सामान आप बेच रहे हो वो किस में दिखाया जाएगा? सेल्स अकाउंट. तो सेल्स आपका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है. कोई भी डाउट? No, sir. ठीक. तो ये तो हुई फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ अकाउंट. आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाओगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे. तो धीरे धीरे, मुश्किल से आपको हाफ एन आवर 45 मिनट लगेंगे, आइडेंटिफिकेशन हो पाएगी, प्रोवाइडेड आपको टर्म्स का मीनिंग और उनका अंडरस्टैंडिंग है कि वो है क्या. तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है. तो चलो, स्टेज 1 क्रॉस हुआ, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, आई एम अज्यूमिंग. ओके. स्टेज 2 एप्लीकेशन ऑफ द रूल. मेन पॉइंट कि रूल क्या है, तो ध्यान से देखेंगे. एसेट्स का रूल क्या है? एसेट्स का रूल है all increases in the assets are shown on the debit side, all decreases in the assets are shown on the credit side. ध्यान से देखना रूल क्या है. तो अभी किसका बता रहा हूं मैं आपको? एसेट्स का. अब किसी भी ट्रांजैक्शन में या तो आपके एसेट इंक्रीज होंगे या आपके एसेट डिक्रीज होंगे. कह रहे मतलब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? अक्षता? Increase. तो अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है, अगर एसेट, तो ट्रांजैक्शन में आ गया एसेट, अगर वो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे उसको? डेबिट. अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट. तो रूल क्या हुआ? ऑल इंक्रीजेस इन एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल डिक्रीजेस इन एसेट्स आर क्रेडिटेड. एसेट का रूल क्लियर? Yes, sir. लायबिलिटीज का रूल ऑपोजिट होता है. लायबिलिटीज का रूल ऑपोजिट होता है. ऑल इंक्रीजेस इन द लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, ऑल डिक्रीजेस इन द लायबिलिटीज आर डेबिटेड. तो क्या रूल बना? लायबिलिटीज ऑपोजिट ऑफ एसेट्स. तो लायबिलिटीज अगर ट्रांजैक्शन में इंक्रीज हो रही हैं तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट होगा, और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो क्या होगा? डेबिट होगा. आपने बैंक से लोन बोरो करा तो बैंक लोन इज एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी. बैंक लोन हो या लोन हो इज अ लायबिलिटी. लोन बोरो करा तो आपके बुक्स में, बिजनेस में लोन का बैलेंस बढ़ेगा. मैंने बैंक से 2 लाख का लोन बोरो करा तो आपकी बुक्स में लोन का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. लोन का बैलेंस बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी. तो उस ट्रांजैक्शन में लोन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? Credit. गुड. तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड. मैंने फर्नीचर खरीदा,
तो फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए का, फर्नीचर आया, इंक्रीज इन एसेट, तो फर्नीचर डेबिट होगा, यस और नो? Yes, sir. बट एट द सेम टाइम आपने कैश पेमेंट करी, कैश बिजनेस से गया, कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? Decrease. तो कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? Debit. कैश डिक्रीज हो रहा है, Credit. डेबिट या क्रेडिट? अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट या क्रेडिट? Credit. तो अभी समझ आया, जब बचपन में हमने ये टर्म्स पढ़ी डेबिट और क्रेडिट, मैंने कहा यार अभी फायदा नहीं है डिस्कशन का भी कि ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि सेम चीज कभी डेबिट हो रही है, कभी क्रेडिट हो रही है। कैश कभी डेबिट हो रहा है, कभी क्रेडिट हो रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कैश एसेट है, बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट होगा, कैश अगर बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सेम अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का रूल क्लियर? Yes, sir. नाउ लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू तीनों का रूल सेम होता है। तो लायबिलिटीज का जो रूल है वही रूल कैपिटल का भी है, कैपिटल इज आल्सो एन इंटरनल लायबिलिटी, और वही रूल रेवेन्यू का भी है। सर ऐसा क्यों? बेटा रेवेन्यू जो भी प्रॉफिट है इवेंचुअली दे बिलोंग टू द ओनर, तो द बिजनेस ओज दिस मच मनी टू द ओनर। तो जितने प्रॉफिट्स होंगे फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? कम होती जाएगी. बढ़ती जाएगी। व्हाई? मैं आपको रीजन बताता हूं। आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी 5 लाख रुपए, अब अगर प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, तो कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो प्रॉफिट बिलोंग्स टू दी ओनर, तो प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो जितना भी रेवेन्यू आपके पास आता जाएगा, इंक्रीज इन रेवेन्यू विल लीड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स और नो? Yes, sir. तो जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे, और फर्म की लायबिलिटी, फर्म को उतना पैसा और देना पड़ेगा ना ओनर को, तो रेवेन्यू इंक्रीजेस आवर इनकम, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर इवेंचुअली, देयरफॉर उस पे भी सेम रूल ही अप्लाई होता है। तो लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू तीनों पे एग्जैक्टली सेम रूल अप्लाई होता है, और रूल क्या है? ऑल इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, all decreases are debited. तो liabilities plus capital plus revenue तीनों का रूल सेम है, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, सेम है, कोई डाउट? No, sir. No, sir. एक्सपेंसेस जितने खर्चे होंगे उतना नुकसान है आपका, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? कम होता जाएगा. तो रेवेन्यू का ऑपोजिट रूल अप्लाई होता है एक्सपेंसेस पे। तो ऑपोजिट क्या बचा? तो बेसिकली एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल सेम होता है। ऑल इंक्रीजेस इन एसेट्स, ऑल इंक्रीजेस इन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल डिक्रीजेस इन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड। लॉजिक क्यों है? एक्सपेंसेस दे लीड टू रिडक्शन इन प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट अगर लॉस होगा तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी. तो रिडक्शन इन कैपिटल, कैपिटल कम होगी तो डेबिट या क्रेडिट? Debit. तो लॉजिक समझ आया ना कि एक्सपेंसेस पे वो रूल क्यों अप्लाई हो रहा है ऑपोजिट, बिकॉज इट लीड्स टू रिडक्शन इन द कैपिटल बैलेंसेस। पॉइंट इज, समराइज करने के लिए, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का रूल सेम होता है, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का रूल सेम होता है। इंक्रीजेस आर डेबिटेड, डिक्रीजेस आर क्रेडिटेड। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का रूल सेम होता है, ऑल इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, all decreases are debited. Clear? कोई डाउट? Yes, no, sir.